हेलो दोस्तों, श्री हरि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के लिए भूगोल का अध्याय 1 का भाग 2 का वीडियो बनाकर लाए हैं। इसमें अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर दिया है जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये चौथा प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय हैं। ये 150 शब्दों में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। इसका आंसर है, विश्व की जनसंख्या जो कि 600 करोड़ से भी अधिक है, असमान रूप से वितरित अथवा बसी हुई है। विश्व के कुछ क्षेत्र सघन बसे हुए हैं तो कहीं बहुत ही विरल रूप से बसे हुए हैं। भूमि के किस भाग पर कितने लोग बसे हैं, इसे जानने के लिए जनसंख्या घनत्व का आकलन किया जाता है, जिससे प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने वाले व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। जनसंख्या के वितरण और घनत्व के प्रारूप से हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 90% इसके 10% भाग पर निवास करता है, जबकि छोटे भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। वहाँ के संसाधनों का दोहन तेजी से होता है। संसाधनों की कमी आगे चलकर कई प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्याओं को जन्म देती है। फिर भी लोग उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ जनसंख्या के वितरण व घनत्व को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। पहला है भौतिक अथवा भौगोलिक कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारक। इसमें पहला जो भौगोलिक अथवा भौतिक कारक है, उसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। का विश्व के समतल मैदानी भागों में ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी व पठारी भागों की अपेक्षा अधिक लोग निवास करते हैं। मैदानी भागों में कृषि, जल सिंचाई, यातायात, व्यापार और जीवन निर्वाह की समस्त सुविधाओं के कारण घनी आबादी पाई जाती है। दूसरा कारक है जलवायु। तापमान व वर्षा जनसंख्या के वितरण तथा घनत्व पर स्पष्ट प्रभाव डालते हैं। विश्व के जिन क्षेत्रों में सम जलवायु है, वहाँ विषम जलवायु की अपेक्षा अधिक लोग निवास करते हैं। अधिक तापमान तथा अधिक शीतल प्रदेश जैसे मरुस्थल व ध्रुवीय प्रदेश लगभग मानव विहीन हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा व तापमान सामान्य है तथा अनुकूल जलवायु है, वहाँ जनसंख्या का अधिक घनत्व है। तीसरा कारक है मृदाएं। कृषि योग्य गहरी उपजाऊ मिट्टियों में अधिक जनसंख्या के भरण पोषण की क्षमता होती है। नदी घाटियों में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी बिछी होती है, अतः अनेक प्राचीन सभ्यताओं का भी इन नदी घाटियों में ही विकास हुआ। यहाँ कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी की प्रचुरता तो है ही, साथ में मीठे स्वच्छ जल के स्रोत भी यही नदियाँ होती हैं। अतः विश्व की सभी नदी घाटियों में सघन जनसंख्या का घनत्व देखने को मिलता है। चौथा कारक है जल स्रोत। झीलें व नदियाँ मीठे जल के मुख्य स्रोत हैं, जबकि सागर और महासागरीय जल खारा होने के कारण उपयोगी नहीं होता। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी नदी घाटियों में इसीलिए हुआ क्योंकि वहाँ पीने व सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध था। आज भी नदी घाटियों व मीठे जल की झीलों के आसपास जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है। अब आर्थिक कारक हैं दूसरे, ये भौगोलिक या भौतिक कारक हो गए। अब दूसरा है आर्थिक कारक। विश्व के जिन भूभागों क्षेत्रों में खनिजों के प्रचुर भंडार व
उद्योगों का विकास हुआ है तथा जहाँ समतल उपजाऊ भूमियाँ हैं वहाँ कृषि का विस्तार हुआ है। ऐसे क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ होते हैं तथा अन्य आर्थिक क्रियाएं जैसे यातायात, परिवहन, बैंकिंग सुविधाएं, वाणिज्यिक सुविधाएं, ये सब गतिविधियां स्वतः ही विकसित हो जाती हैं। अतः इन क्षेत्रों में नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है और लोगों के बसने के लिए अपकर्ष का कारण होते हैं। अपकर्ष मतलब जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये ऐसे कारक हैं। धीरे धीरे ही सही ऐसे क्षेत्र आगे चलकर उच्च जनसंख्या घनत्व के केंद्र बनते हैं। तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। विश्व के कुछ क्षेत्रों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में होता है। प्राचीन काल से ही कुछ नगर धार्मिक आस्था के कारण या कुछ राजनीतिक गतिविधियों के कारण, कुछ वाणिज्यिक गतिविधियों के कारण, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा की दृष्टि से तो कुछ सैन्य दृष्टि से तथा सांस्कृतिक गतिविधियां शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन की सुविधाओं के चलते महत्वपूर्ण हो जाते हैं और लोगों के बसने के लिए आकर्षित करते हैं। इस तरह वहाँ मेगा नगरों का विकास हो जाता है। विश्व के सर्वाधिक सघन बसे हुए ऐसे ही नगर और नगर क्षेत्र हैं जहाँ जनसंख्या का घनत्व सर्वोच्च है। तो ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक थे 3, उनको हमने बताया। सेकंड क्वेश्चन है जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। आंसर हो जाएगा जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे जैसे समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है तो उस प्रदेश की जनसंख्या में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर अग्रसर होती जाती है। इन परिवर्तनों की तीनों अवस्थाओं को जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। इसका हमने ये चित्र दिया है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इसमें आप ग्राफ को देख रहे हैं कि ग्राफ में कैसे जन्म दर उच्च होती गई और फिर एक समतल अवस्था में पहुंच जाती है, समावस्था में पहुंच गई और बीच में आपको दिख रहा होगा विस्तृत होती है। तो ये ग्राफ के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया गया है चित्र के माध्यम से। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। उसमें से प्रथम अवस्था है, इस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मातृता देखी जाती है। मातृता यानी मृत्यु दर, क्योंकि लोग महामारियों व भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्थान से करते हैं। इस अवस्था में जीवन प्रत्याशा यानी जीने की इच्छा निम्न होती है। अधिकांश लोग सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण अशिक्षित होते हैं। प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न अथवा आदिम होता है। अधिकांश लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे होते हैं। कृषि कार्य मुख्य व्यवसाय होता है तथा आखेट वस्तु संग्रह, वनों से मिलने वाले उत्पादों का संग्रहण व पारिवारिक कार्य जैसे चटाई बुनना, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, शहद व लकड़ी एकत्रित करना, पशुपालन, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, लोहार के मतलब लोहे के कार्य करना, व्यवसायों से धनोपार्जन करना। अब से 200 वर्ष पहले तक सभी देश व समाज इसी अवस्था में रहते थे। द्वितीय अवस्था जो है उसमें इस अवस्था में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है। यद्यपि समय के साथ साथ यह घटती जाती है। इस अवस्था में मृत्यु दर का कम होना महत्वपूर्ण पक्ष होता है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार व स्वच्छता के स्तर में सुधार से मृत्यु दर में कमी आती है। लोगों का रुझान शिक्षा की ओर होने लगता है तथा तकनीकी
विकास का प्रारंभ होने से लोगों में महामारियों से लड़ने का जज्बा विकसित होने व पौष्टिक भोजन के कारण यह परिवर्तन होता है। यह अवस्था विकासशील देशों में देखने को मिलती है। इन देशों में वृद्धि दर ऊंची होती है, जिसका कारण उच्च जन्म दर तथा घटती मृत्यु दर है। तृतीय अवस्था है। इस अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यु दर दोनों ही तेजी से घट जाती हैं, इसलिए जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। विकसित राष्ट्रों में जहां अधिकांश जनसंख्या शिक्षित है तथा प्रौद्योगिकी के विकास का स्तर बहुत ऊंचा है, अधिकांश जनसंख्या द्वितीय व तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में लगी है। कृषि व अन्य प्राथमिक क्रियाओं में बहुत कम लोग लगे हैं, उनमें भी सभी कार्य मशीनों से किए जाते हैं। जीवन यापन का स्तर बहुत ऊंचा होता है। ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है, अतः यहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत निम्न है। इस दर पर कुछ विकसित राष्ट्रों को अपनी जनसंख्या 2 गुना करने में 318 वर्ष लगेंगे, तो कुछ कभी भी इसे 2 गुनी नहीं कर पाएंगे। ये 3 अवस्थाएं हैं। तीनों अवस्थाओं में जैसे तृतीय अवस्था है, चीन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जनसंख्या वृद्धि सम होकर रह गई है। मृत्यु दर और जन्म दर में ज़्यादा अंतर नहीं है। मृत्यु बहुत कम हो रही है और जन्म भी बहुत कम हो रहे हैं, तो सम हो गई है। अब वहाँ पे जनसंख्या बढ़ाने के विचार चल रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। श्री हरि क्लासेज में आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मैं 12th के सभी भूगोल के पाठों का अभ्यास कार्य वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद।